नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बॉडी जंक्शन पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो वीडियो आज बना रहे हैं वो हम पिछले वीडियो का दूसरा पार्ट है, यानी हम लोग उसमें चर्चा कर रहे थे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, जिसमें हमने आप लोगों को 6 अनुसूचियों के बारे में भी समझा दिया था। इसके आगे का वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसी टॉपिक में इस चीज़ को आगे ऐड कर लें ताकि आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इस टॉपिक में जो आप लोगों की बची हुई चीज़ें हैं वो अभी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए कल आप लोगों का थोड़ा सा ही कराया था। आज हम फिर से इसको कंप्लीट करते हैं, जो बचा हुआ इसका सेगमेंट रह गया है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था वन्य जीवों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान बताए गए हैं, प्रावधानों के साथ साथ कहाँ पर उसके कौन कौन सी अनुसूची बताई गई हैं, और अनुसूचियों के साथ साथ हमने आपको बताया था कि इसके लिए अधिकारी किस तरीके से नियुक्त किए जाएंगे, केंद्र सरकार कितनी करेगी, राज्य सरकार कितनी करेगी, तमाम सारी चीज़ें। अब लिखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुछ कार्य होती हैं, कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, है ना। तो आप लोगों को यही लिखना है, वन्यजीव संरक्षण संबंधी जो आप लोगों के हेडिंग डालेंगे आप लोगों को हेडिंग डालने हैं कि प्रमुख कार्य, अधिनियम के तहत किए गए प्रमुख कार्य, अधिनियम की विशेषता लिख सकते हैं आप लोग, के अंतर्गत किए गए कार्य, अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्य। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो ब्लू नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्य। तो अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को पहला लिखना है, जो हम आप लोगों को किसमें, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में अभी बता चुके हैं कि इसमें क्या हुआ है। आप लोगों को लिखना है इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में हमने आपको बताया था कि जो नेशनल यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई, इसी के अंतर्गत किए गए कार्य। 1972 में लिखा गया था कि आप लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना करेंगे। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की जानी थी, ठीक है। 1972 के अधिनियम में क्या लिखा गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की जानी थी, और इस बोर्ड की स्थापना की भी गई। इसकी स्थापना कब कर दी गई? इसके 10 साल बाद, यानी 1982 में। आप लोगों को तभी तो पता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यानी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की स्टार्टिंग इसके 1 साल बाद यानी 1983 से स्टार्ट हो जाती है। वो आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते थे? नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑन या हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, नेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, NB। इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? NBWL, वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ। इसमें आप लोगों को इतना लिख लेना है। इसके साथ ही आप लोग भाई, जब बोर्ड गठन किया गया तो बोर्ड में होता कौन कौन है, तो हम आपको बता दें, उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। इसका अध्यक्ष, इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष पिछले वाले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोगों के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और कुछ सदस्य भी होते हैं। इन सदस्यों में से 2 लोकसभा के होते हैं, और 1 सदस्य कहाँ का होता है? राज्यसभा का सदस्य बनता है। और कुल अगर पूछ दिया जाए टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल 46 हो जाते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को इतना नोट कर लेना है। जे किस अधिनियम में इसकी बात की गई थी? तो 1972 में की गई थी। स्थापना कब की गई? 1982 में, यानी 10 साल बाद इसकी स्थापना की गई। अगला बिंदु लिखेंगे हम लोग, अगला बिंदु रहेगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति। इसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का भी क्या किया जाना था? गठन किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति अभी 1982 में ही बनाई जाएगी जी, 1972 ना लिख लेना इसका, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड गठित नहीं होगा तब तक समिति कैसे आएगी। या 1982 से संबंधित है, सीधी बात 1972 से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के बारे में लिख लेना है। यह समिति क्या है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा चलाए गए कार्यों को किसी भी वन्य क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में किसी परियोजना का संचालन और क्रियान्वयन करने के लिए जो समिति बनाई गई उसको राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति कहा गया। इस समिति का कार्य क्या होता है? 10 किलोमीटर दायरे के में लिखेंगे, कार्य क्या होता है इसका? वन्य क्षेत्र के
10 किलोमीटर दायरे में, ये आप लोग जरूर रखेंगे। इसके बाहर आप लोगों को भाई कम से कम लिमिट है 10 किलोमीटर, बाहर आप लोग फिर कर सकते हैं। 10 किलोमीटर तक वनों का पर किसका सीधा अधिकार सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। वन्य क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में किसी परियोजना का क्या करना, क्रियान्वयन करना, किसी परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन करना। प्रभावी मतलब बड़ा अच्छे ढंग से, प्रभावी क्रियान्वयन करना किसका काम होता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का होता है। अच्छा, इस समिति में कौन कौन होता है तो इसको हम बता दें। इस समिति के आपसे पूछ दिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। यही आप लोगों को लिखना है। इनका नाम आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगा यह पद, क्योंकि भाई समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्र का इसमें हस्तक्षेप रहेगा। केंद्र का सबसे भाई हस्तक्षेप रहेगा तो यहाँ से रहेगा। राज्यों का अब हस्तक्षेप थोड़ा सा कम होगा, इसलिए राज्य के बारे में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। समवर्ती में ज़्यादा रहेगा, इसलिए समवर्ती ज़्यादा में केंद्र ही वर्चस्व छाया रहता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ भी लिखेंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत बार इनका नाम बताया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के अध्यक्ष। ठीक है, जो 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी परियोजना का क्या कराती है, प्रभावी क्रियान्वयन कराती है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को अगले और कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में भी हम आपको बताए दे रहे हैं। ठीक, यहाँ नीचे जगह है, नीचे बन जाएगा, नीचे नहीं, चलिए ऊपर का साफ कीजिए। अच्छा, अभी तो हमने आपको बताया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ना, और आप लोगों को पता है कि जो वन है या वन्य जीव है वो किस सूची का विषय है, तो हमने आपको बताया था समवर्ती का, यानी केंद्र भी काम करेगा इसके लिए, राज्य भी काम करेगा। तो केंद्र का तो हमने बताया राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया। अब आपसे पूछा जाएगा राज्य के लिए, तो आप लोगों को लिखना है राज्य वन्य जीव बोर्ड। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। इसको कैसा, उसको लिखा था हमने NBWL, इसको लिखेंगे SBWL, स्टेट बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, SBWL। इसकी शुरुआत की गई। अब इसके भाई उसमें तो हमने आपको बताया था अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ के अध्यक्ष कौन होंगे, यहाँ जो अध्यक्ष होंगे, यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे, जिस राज्य में बनाया जा रहा होगा या जिस यूटी में बनाया जा रहा होगा उसके कौन होंगे, मुख्यमंत्री। उसके मुख्यमंत्री ही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष। चाहे वो स्टेट में बनाया जा रहा हो, चाहे वो किसी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा हो। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, वो उस राज्य के मंत्री होंगे। ठीक है, और इसका काम क्या होगा, इसका जो आपका कार्य होगा वो पर्यावरण संबंधी या वन्य जीवों संबंधी राज्य सरकार को, ऐसे लिखेंगे, राज्य सरकार को वन्यजीव संबंधी सलाह देना, सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं। ठीक है, सलाह देना आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और इसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीतियां तैयार करना, जो आप लोगों के कार्य में लिख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु नीतियां तैयार करना, व्यापार पर, उनके शिकार पर प्रतिबंध, तमाम सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु नीतियां तैयार करना, ये इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तीसरा काम मुझे मिल गया, यानी तीसरी संस्था। आप लोगों को पहली संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड मिला, फिर मिला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से संबंधित समिति। ठीक है, और फिर मिला राज्य वन्यजीव बोर्ड। अगला जो आप लोगों का बिंदु रहेगा वो रहेगा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। चौथा बिंदु रहेगा केंद्रीय, ये सब किस अधिनियम के तहत चलाए जा रहे हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। केंद्रीय सेंट्रल चिड़ियाघर अथॉरिटी प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, CZA, जिसका पूरा फुल फॉर्म हम लिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा इस प्राधिकरण में कौन कौन होता है, तो हम आपको बता दें, इसमें होता है एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौन है, अध्यक्ष जी हैं। तो अध्यक्ष कौन होते हैं, यही आप लोगों के, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां अध्यक्ष कौन बनेंगे आप लोगों के, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अध्यक्ष होंगे कौन जी? अध्यक्ष होंगे 10 सदस्य आप लोगों के राज्य स्तर के कुछ लिए जाएंगे, कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण हो गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बाद आप लोगों को इसका काम भी लिख लेना है कि काम क्या क्या करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में क्या होता है, बहुत सारे जानवरों को इकट्ठे करके रखते हैं। कुछ हम लोगों के देखे हुए होते हैं, कुछ नहीं देखे हुए होते, जंगलों से निकाल के रख दिए जाते कभी कभी कुछ। और चिड़ियाघरों में क्या होता है, विदेश से कुछ जानवर मंगा लिए जाते हैं, यानी किसी दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पर क्या होते हैं, जानवरों को वहाँ से बुलाकर यहाँ रखा जाता है। कहाँ पर? जू में, चिड़ियाघर में। तो इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर जानवरों का आदान प्रदान करना है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय चिड़ियाघर आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को इसके कार्यों में लिख लेना है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें? इंटरनेशनल लेवल पर चिड़ियाघरों के लिए जानवरों का आदान प्रदान करना। कार्य जिम्मेदारी क्या होती है? बड़े कायदे से आप लोग इस अगर एक एक करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आप ऐसे भसड़ तो हर जगह मची पड़ी है, किताबों में भी सेम। हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं और बहुत सारे ऐसे आप लोगों के जो तमाम सारी जगह पढ़ाया भी जा रहा है, तो वहाँ देखा है कि एकदम भसड़ जे भी वो भी सीक्वेंस से पढ़ोगे आप लोग, बड़े कायदे से हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा आप लोगों के लिए वो नहीं है, परेशानी वाली काम नहीं है ये। तो कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघर हेतु, यानी आप लोगों को ऐसे नहीं कि जंगली जानवरों को, वो चिड़ियाघर हेतु जानवरों का आदान प्रदान मंगाना है, देना है, आदान प्रदान। ये आप लोगों का कौन करेगा? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया, हाँ, इसका आप लोगों को लिखना है। अब आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, तो अगला जो बिंदु रहेगा वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसको कहा जाता है, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, पूरा लिख लेना भाई आप लोग, और अथॉरिटी। तो आप इसको कह सकते हैं NTCA। ठीक है, NTCA यानी बाघों, भाई वन्य जीवों का संरक्षण होगा। यहाँ हमने जू में संरक्षण कर दिया, यहाँ स्टेट लेवल पर कर दिया, पीछे हम लोगों ने सेंट्रल लेवल पर कर दिया। अब किसका संरक्षण है? अब भाई बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई। अब आप कहेंगे भैया 72 है बाघों के संरक्षण, तो सबसे पहले बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में ही क्या चलाया था? आप लोगों को हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब इस प्राधिकरण का हम आपको बताएं, NTCA, इसकी स्थापना होती है, इसका गठन कब होता है? इसका गठन लिखेंगे, स्थापना तो नहीं लिखेंगे हम लोग, गठन। इसका गठन कब होता है? 2005 में होता है। काय का? NTCA का। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? इसमें आगे राष्ट्रीय लिखा या राज्य लिखा? राष्ट्रीय लिखा तो अध्यक्ष कौन बन जाएंगे ऑटोमेटिक? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अब तो भाई नाम लिख लिख के शॉर्ट में आना पड़ेगा, है ना? परिवर्तन मंत्री जी, गठन इसका लिखा है 2005 में। ठीक है, परिवर्तन मंत्री ये तो अध्यक्ष हो गया। क्या और कोई भी होता है? उपाध्यक्ष। अब क्या होता है, टाइगर रिजर्व जब घोषित किए जाते हैं तो टाइगरों की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ी जा सकती, उसके लिए राज्य सरकार भी कुछ ना कुछ काम करे। इसलिए भी क्या कर देते, उपाध्यक्ष किसको बना दिए जाते हैं? राज्य के पर्यावरण मंत्री। जो भाई हर एक राज्य में, स्टेट में कोई ना कोई आप लोगों का ऐसे मंत्री होता है पर्यावरण से संबंधित, तो राज्य के पर्यावरण मंत्री को क्या बना दिया जाता है? इसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? किसी जगह को, किसी वन्य क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो उसकी सिफारिश करता है, यानी टाइगर रिजर्व हेतु क्या करता है? सिफारिश करता है। टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? NTCA के द्वारा की जाती है। ठीक जी, आप लोगों का अगला बिंदु हो गया, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हम आपको बता चुके। इसके बाद आप लोगों को अगला लिख लेना है, आगे अगला बिंदु रहेगा WCCB, यानी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये सारी चीज़ें वो हुई हैं जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चलाई गई हैं या बनाई गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज मार्कर की इंक आप लोगों के लिए परेशानी बन रही होगी, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आगे आप लोगों को लिखना है
WCCB, इसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसको हम लोग कह सकते हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। यानी ये कोई डिपार्टमेंट है, ये कोई डिपार्टमेंट है, कोई आपकी संस्था है ना, कोई संस्था है, कोई डिपार्टमेंट है, और कोई संस्था या कोई ऑफिस है, सीधा कहें कोई ऑफिस है। ऑफिस होता है तो उसका कोई ना कोई मुख्यालय होता है। तो मुख्यालय कहाँ होगा भाई? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भाई अच्छे इसके भाई जो इसमें मंत्री कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके लिए तो भाई नॉलेज की ज़रूरत होगी, पढ़ा लिखा आदमी ही बनेगा। तो इसका काम आप लोगों को जरूर लिखना है। यह किससे? वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित इसका कार्य क्या है? तो आप लोगों को लिख देंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित सूचना एकत्रित करना। मान के चलो किसी ने बाघ को मारा, तो बाघ के मारने की सूचना क्या करेगा जी? एकत्रित करेगा। एकत्रित करने के बाद संबंधित अधिकारी को पास करेगा। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए बनाएगी संस्था है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित सूचना एकत्रित करना। साथ ही साथ इसका दूसरा कार्य क्या है? यह सूचना राज्य को प्रदान करना। राज्य मतलब सरकारों को, राज्य को प्रदान करना। अब जब राज्य को प्रदान करना है तो फिर उसके पे कार्रवाई करेगी। राज्य को प्रदान करना, और साथ ही साथ राज्य फिर उस पर क्या करेगा? सजा का प्रावधान होगा। और ये क्या कर लेगा? जो इसको सूचना मिली थी उसको एक जगह स्टोर कर लेगा कि कौन कौन से अपराध हुए हैं, कि शेरों पर कितने हमले हो चुके हैं, शेरों के कितने शेरों का शिकार हो चुका है, कितने भाई हम आपसे कहें कि ब्लैक बकों के बारे में सारी नॉलेज रखेगा कौन? मुझे आपको क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम का डेटा बैंक तैयार करता है जी। डेटा बैंक, यानी डेटा बैंक का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ से क्राइम का जो जितना सारा डेटा होगा उसको स्टोर करने का काम करेगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम का डेटा बैंक तैयार करता है कौन? WCCB। आप लोग ये सारे के सारे जो 6 काम थे किसके अधीन किए गए थे, किसके अंतर्गत किए गए थे? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे। इतना आप लोग नोट करो। फिर आती हैं आप लोगों की नई बातें और महत्वपूर्ण बातें आती हैं। उसको जल्दी से हम लोग 5-7 मिनट में ख़त्म करें और इस वीडियो और इस टॉपिक का इंतकाल होगा, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक हेडिंग डालनी है बर्मिन। एक हेडिंग डालनी है बर्मिन। नया है, इंपॉर्टेंट है। बर्मिन के बारे में क्या रखनी है? रिपोर्ट जाननी है, वो हेडिंग डालनी है। तो लिखेंगे बर्मिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी ऐसे लिखें, वन्य जीवों की किसी प्रजाति को वर्मिन घोषित करने का अधिकार, वर्मिन घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। भाई आखिर है क्या जी वर्मिन? पहले उसका आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगना चाहिए। वन्य जीवों की किसी प्रजाति को वर्मिन घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वर्मिन है क्या? वर्मिन कुछ नहीं है, कृमि है। और कृमि क्या है? आप लोगों को अनुसूची 5 में हम बता चुके हैं। यानी वर्मिन के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा जाता है जो अनुसूची 5 के अंतर्गत आ रहे थे। अनुसूची 5 के अंतर्गत कौन आ रहे थे? जो बीमारियों के वाहक होते हैं। जो क्या होते हैं? बीमारियों के वाहक होते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं, होते हैं, तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। खाद्य पदार्थों को नष्ट करते
हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की या नहीं की, ऐसा कहें कि नहीं की वो ज़्यादा अच्छा है। क्या नोटिस नहीं किया? हम लोग पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी वन्य जीवों को बचाने के तरीके हम लोग देख रहे हैं। और वो अनुसूची 5 में हम लोगों ने बताया कि इसमें कृमि जो के बारे में बताया कि इसमें जो बीमारियां फैलाते हैं, खाद को वो करते हैं, और इनका क्या है, इनको शिकार भी किया जा सकता है। तो शिकार किया जा रहा, तो फिर हम सुरक्षा क्या कर रहे हैं? अगर सुरक्षा करनी तो फिर शिकार की अनुमति क्यों दे रहे? और अगर हमें सुरक्षा करनी है तो फिर तो सुरक्षित क्यों करें हम? क्योंकि वो तो मानव समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे। यानी कि अनुसूची 5 थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है भाई? क्योंकि हमने उसमें लिखा कि ऐसे जीवों को रखा जाएगा जो बीमारी वाहक करते हैं। अब जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम बचाएं कि निपटाएं, ठीक है। दूसरा, खाद्य पदार्थों को नष्ट करें, तो खाद्य पदार्थों को, जो आटा गेहूं खाने वाला है उसको हम लोग भाई ऐसे जानवर जो आटा गेहूं खाते हैं यानी नुकसान करते हैं, उनको बचाने की जरूरत है या नष्ट करने की? अगर बचाने की जरूरत है तो शिकार की अनुमति क्यों दे रहे हो? अगर नष्ट करने की जरूरत है तो फिर उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्यों रखा गया? यही सबसे बड़ी चीज है। तो उसको उन्हीं कृमि को क्या कह दिया गया? बर्मिन कहा गया। बर्मिन क्या भाई, कौन सी प्रजाति बर्मिन है या नहीं है? और बर्मिन, जिनको बर्मिन घोषित कर दिया जाता है, जिनको बर्मिन घोषित कर दिया जाता है, उनका फिर आप शिकार कर सकते हैं बिना किसी संदेह। क्यों? क्योंकि अगर शिकार नहीं करेंगे तो वो आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को आप लोगों को नोट करना है। तो आप लिखेंगे कि इसमें किसको किसको बर्मिन घोषित किया गया। लास्ट टाइम हम लोगों के भारत में घोषित किया गया है। एक आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, रीसस बंदर। रीसस बंदर जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की किस एक वन्य जीव को बर्मिन घोषित किया गया है? तो रीसस बंदर। किसने घोषित किया होगा? केंद्र सरकार ने। अब इसका मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश में रीसस बंदर को क्या हो जाएगा? जब भी जो नुकसान करेंगे, जो बंदर नुकसान करेंगे तो इनको शिकार किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। रीसस बंदर हो गया। आप लोगों ने नील गाय, नील गाय को बर्मिन में घोषित किया गया है बिहार में, अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इनकी संख्या अलग अलग स्टेट में अलग होगी। बिहार में नील गाय फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, वैसे भी बिहार में थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं है और नील गाय ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो इसका आप लोग शिकार कर सकते हैं, वरना भाई किसान खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको बर्मिन में घोषित कर दिया गया। इसके साथ आप लोगों को नील गाय के बाद आप लोगों को लिखना है जंगली सुअर। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, जंगली सुअर। जंगली सुअर को बर्मिन घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन है कहाँ का? तो उत्तराखंड। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझना, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जंगली सुअर को भी किसमें? बर्मिन में घोषित किया गया है। इसके बाद आप लोग इसको चूहा हो गया, मूसक हो गया, है ना। हमने आपको और क्या लिखाया था? फ्रूट बैट हो गया, फ्रूट बैट हो गया। और आप लोगों का क्या लिखवाया था इसमें? चूहा, मूसक, फ्रूट बैट, और चमगादड़ भी लिख सकते हैं आप लोग, चमगादड़ लिख सकते हैं इसमें आप लोग। एक और पक्षी का नाम था कौवा, कौवा हो गया। ये सारे के सारे बर्मिन में है ना। अब क्या है कि कौवा की संख्या तो ऑटोमेटिक कम हो रही है, इसलिए इससे परेशान नहीं है, ठीक है। चमगादड़ों की संख्या भी कमी देखी जा रही है, इससे भी समस्या नहीं है। हम लोगों को अभी चूहा मूसक से है। आप लोग तमाम सारे वेरिएंट सुनते रहते होंगे वायरस के, वो किसके द्वारा? चूहा मूसक के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। चूहा मूसक ना सिर्फ भाई वेरिएंट या वायरस से समझिए, आप ऐसे समझे कि आपके घर में भी चूहा अंदर आता है। कहाँ से आता है? सड़कों से घूम के आता है। आप लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर देखा होगा, बस स्टैंड पर देखा होगा, आपने बड़े बड़े माल गोदामों में चूहों को देखा होगा, खा खा के वही खरगोश बन चुके होते हैं वो, है ना। तो वही चूहा लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और रोगों का वहन भी कर रहे हैं। तो ऐसों को बर्मिन में ही घोषित करना चाहिए, वो ठीक भी है, क्योंकि निपटाओ। तो रीसस बंदर, नीलगाय, जंगली सुअर, चूहा, मूसक, फ्रूट बैट, इन सबको कहां घोषित किया गया है? बर्मिन में घोषित किया गया है। अब भाई बर्मिन घोषित किया गया यानी शिकार की आपने क्या दे रखी है? खुली छूट दे रखी है। तो फिर इनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में रखने की कोई जरूरत नहीं है, वन्य जीव संरक्षण में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो होता है वन्य जीव संरक्षण संशोधन 2017। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पूरा बोर्ड खाली करके लिखेंगे। ओके, चलिए। आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बड़ी मुश्किल है किसी एक वीडियो में मिलना, इसलिए आप कोशिश करें कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपने भाई बहन या दोस्तों या आप लोगों के जो भाई वात्सल्य प्रेमी हों उनके पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि भाई क्या हो सके, उससे उन लोगों का भी भला हो सके, ठीक। तो आप लोगों को अगली हेडिंग जो डालनी है वो डालनी है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, यानी इसी अधिनियम में संशोधन की बात आ रही। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2017 2021 है, सॉरी 2021, जो हमने अभी आपको जुर्माना के बारे में बताया। तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम ये लाया क्यों?
या क्या ज़रूरत इसकी पड़ी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा, और क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि अधिनियम है तो क्या परिवर्तन आ सकता है जी आप लोगों को देखना जरूरी है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अधिनियम है तो किसके द्वारा पेश किया गया, तो आप लोग लिखेंगे पेश कहाँ हुआ है, लोकसभा में। वो करेगा कौन, तो एक ही व्यक्ति है जो इस तरीके इस समय हम लोगों के सामने बड़ी बार गुजर गया है, वो वही है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री ने क्या किया था, पेश किया था। कब पेश किया था, तो 17 दिसंबर, एक मिनट डेट हम लोगों को पता करनी जरूरी है, डेट इसका, एक मिनट, हाँ इसका उल्टा, हाँ ठीक, याद करने के लिए हम किस तरीके से आपको बताए थे, 2021 है तो हम लोग तारीख डालते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 15/5/21, तो इसी को उल्टा कर देना, तो 12 आ जाता है, 17 दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर 2021, 17 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। भाई उद्देश्य क्या था इसका, क्यों लाए गए, भाई इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, हम काम कर रहे थे, फिर क्या उद्देश्य क्या था, CITES साइट्स को प्रभावी ढंग से लागू करना। यहाँ अब बात आ गई, प्रभावी ढंग से लागू करना। भाई इसका उद्देश्य क्या था, साइट्स को क्या करना, प्रभावी ढंग से लागू करना। अब भाई जो साइट्स कौन सी व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसका पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग साइट्स का, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑन रहेगा यहाँ पर, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, endangered species of world, और फिर वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग देख चेक कर लेना एक बार, ठीक है। कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना, ठीक। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते थे, साइट्स कहते थे। साइट्स को प्रभावी ढंग से लागू करना। भाई साइट्स क्या था, तो साइट्स के बारे में हम आपको बता दें। साइट्स जो है ऐसे लिखेंगे, हम लोगों ने देखा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में टोटल कितनी अनुसूची पढ़ी हम लोगों ने, 6 अनुसूची पढ़ी। तो जो साइट्स आई, बोले जब आपने उसको क्या बोलते हैं इसको, अनुसूची 5 को, अनुसूची 5 जिसको अभी हम लोगों ने बर्लिन सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इसके जस्ट पहले हमने क्या नाम लिखाया, ठीक है, जो इसको कृमि जो हुआ करते थे उनको हमने शिकार करने की अनुमति दे रखी है ना, शिकार करने की अनुमति दे रखी है। और जो मतलब जो बीमारी फैला रहे हैं, हम आपसे कहें कि जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर रहे हैं, उनको क्या करने, खत्म करने की जिम्मेदारी दे रखी है। तो उसको फिर अनुसूची में रखने की जरूरत ही नहीं है, अनुसूची में नहीं रखेंगे। फिर बोले किसको क्या किस तरीके से किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपके जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है इसमें टोटल 6 अनुसूचियाँ हैं, उन 6 अनुसूचियों को कंट्रोल करके या कंबाइन करके साइट्स के अगर अकॉर्डिंग ढाला जाए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को, यदि साइट्स को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से ऐसे कंप्रेस किया जाए तो सिर्फ 6 की जगह 4 अनुसूचियां निकल कर आ जाती हैं। और 4 अनुसूचियां कौन कौन सी निकल कर आती हैं इनको, भाई सीधी बात है, यह है 1972 के अधिनियम यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो लिखेंगे यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 6 अनुसूचियों को 4 में बदलने की सिफारिश करता है। 4 में बदलने की सिफारिश करता है। कर्ता का मतलब होता है कि यह कैसा रास्ता खोलता है, तो 6 को 4 में बदलने की। तो पूछा गया कि भाई 6 कौन कौन सी बनाएंगे आप, है ना, तो 6 कौन कौन सी बनाएंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोगों की 4 कौन कौन सी रहेंगी। पहला रहेगा आपका, पहले में आप लोग लिखेंगे कि
ऐसा वन्य जीवों का ऐसा समूह जिसको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत हो। वन्य जीवों का ऐसा समूह जिसको अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको सबको एक में रख दो, यानी एक और दो वाले को एक में रखो। वन्य जीवों का ऐसा समूह जिसको अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए आप एक अनुसूची बना दो। आप 6 अनुसूची गलत बनाए हैं, बोले जिनको भी सुरक्षा की जरूरत है उसको एक में रखो, बोले ठीक। दूसरा, वन्य जीवों का ऐसा समूह जिनको क्या है, सुरक्षा की जरूरत है, अत्यधिक नहीं, सिर्फ सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरी, ठीक है। तीसरे चौथे को उन्होंने क्या कर दिया वो। इसके बाद आप लोगों को लिखना है, तीसरे में लिखना है सभी प्रकार के पौधे शामिल कर दो। तीसरी उन्होंने कहा जितने भी प्रकार के पौधे आप लोग सुरक्षित करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के पौधों को इसमें रख दो, सभी प्रकार के पौधों का समूह तीसरी अनुसूची में रख दो, ठीक है। तीसरी अनुसूची में अब इतना कुछ करने के बाद क्रमी को हटा दो, जो 5वीं अनुसूची में था उसको हटा दो। इन भाई ऐसा समूह जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा है पहले में रखो, जिसको थोड़ा सा कम सुरक्षा की जरूरत है दूसरे में रखो, और सभी प्रकार के पौधों को तीसरे में रख दो। क्रमी को हटा दो। अब क्रमी को हटाने के बाद इन तीनों को रखने के बाद जो कुछ बचा शेष सबको कहाँ रख दो, शेष सभी वन्य जीवों का प्रावधान चौथे में कर दो। बस ये कहा था साइट्स में। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का फ्लोरा फौना क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। साथ में एंडेंजर्ड स्पीसीज भी आपकी सेफ हो जाएगी, तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को वो कर देगा। तो आप लोगों को इसका एक और उद्देश्य आप लोग लिख सकते हैं साइट्स का, यानी इसके नीचे जगह है तो इसका एक महत्वपूर्ण लिखेंगे, इसका एम क्या था, इसका एम यानी साइट्स का जो आपसे कहें कि फोकस क्या था, इसका फोकस पॉइंट भी कहाँ था। तो फोकस पॉइंट यानी मुख्य बिंदु, एक और ऐसे लिखें, एडिशनल लिखें या ऐसे लिखें अन्य कार्य, या अन्य क्या लिख सकते हैं, इसको कोई अलग सा शब्द यूज करना पड़ेगा, अन्य सुझाव। अन्य सुझाव क्या थे कि जो आप लोगों की एक्सोटिक स्पीसीज होती है, एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब होता है विदेशी प्रजातियां, है ना। अन्य सुझाव में आप लोगों को लिखना है आक्रामक, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के व्यापार आयात प्रसरण आदि को विनियमित, विनियमित का मतलब होता है या तो कंट्रोल कर लो, विनियमित अथवा समाप्त करना, विनियमित अथवा समाप्त करना, इसका अगला महत्वपूर्ण वो होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एक्सोटिक स्पीसीज क्या है, थोड़ा सा नीचे आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग इसके शॉट ले लीजिए इस तरह ना, हम बोले दे रहे हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के व्यापार, आयात और प्रसरण आदि को समाप्त, यहाँ लिख सकते हैं आदि को समाप्त करना, बस इतना काम। तो आक्रामक विदेशी प्रजाति क्या होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं विदेशों से कुछ फल मंगा रहे होते हैं, विदेशों से हम कोई दूसरा जानवर मंगा रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनके साथ कुछ हमारे पेड़ पौधों की यानी वन्य जीवों की या वनस्पतियों की कुछ ऐसी प्रजातियां आ जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन या भौगोलिक स्थिति में एडजस्ट कर पा रही थी, यहाँ आने पर वो नुकसान करने लगेंगी, तो उनसे हमारे देश की भी वनस्पति एवं फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। अच्छा, साइट्स में आपसे पूछा जाएगा कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है 2021 का, इसने किसको हटाने की बात की है, तो कृमि या वर्मिन को हटाने की बात की है। इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टूड रखेंगे। और वर्मिन कौन है, जो बीमारी फैलाते हैं, जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए बड़े अच्छे तरीके से, और कोशिश भी हम लोगों ने यही की है कि जो टॉपिक है आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से हो जाए कंप्लीट। और इस टॉपिक से आप लोगों के अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश क्या लगभग पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यह आप लोगों के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पूरा निचोड़ है, कहाँ से कहाँ तक आज तक के लिए, यानी आप लोग देख सकते हैं कि 2021 तक की इसमें चीज़ें हैं शामिल, और इसके बाद 21 के बाद तो आप लोग करंट अफेयर्स में ही पढ़ सकते हैं। तो भाई आप लोगों का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था, उसके तहत क्या क्या काम हुए, उसके संवैधानिक प्रावधान, उसके अधिकारी और उसकी क्या क्या समितियां बनी, तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने कार्य कैसे हुए, कौन कौन सी अनुसूचियाँ, अनुसूचियों को याद करने की व्यवस्था, सारा
सारा कुछ हम लोगों ने बड़े कायदे से देखा है और इसी कायदे से आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, दिमाग में सेट हो जाएंगी, है ना। और आप लोगों के लिए यहाँ से बड़ा अच्छा सा कंटेंट आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे हम लोगों को भी अच्छा लगता रहे और मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें और भी अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट को ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।